कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह से भूरा की आत्मा की खोज में पांचाल प्रज्ञा की माँ और नाना को लेकर उनके पुराने घर में बने कुएं के पास जाते हैं। वहां वो अपनी साधना कर ही रहे थे कि वहां भूरा की आत्मा आ जाती है और कुएं से अचानक आग की लपटें उठने लगती हैं। पांचाल सभी को लेकर घर आ जाते हैं। अब घर में प्रज्ञा की नानी के शरीर में एक आत्मा का प्रवेश हो जाता है। प्रज्ञा की नानी प्रज्ञा को गोद में लिए हवा में बिना किसी सहारे के छत की तरफ उड़ जाती हैं। अब आगे प्रज्ञा की नानी का चेहरा काफी डरावना लग रहा था, जिसे देखकर हर कोई डर रहा था। लेकिन पांचाल और फूलन वहां डटे हुए थे। उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। आए दिन वो किसी न किसी भूत प्रेत का सामना करते रहते थे। प्रज्ञा की नानी की आंखों में देखते हुए पांचाल ने कहा, क्या हुआ भूरा, तू इतना कमजोर हो गया है क्या, जो इस बच्ची पर अपनी ताकत आजमा रहा है? प्रज्ञा के शरीर में घुसी उस आत्मा ने कहा, कमजोर तो तुम सभी थे पांचाल, जो एक सीधे साधे परिवार को आग के हवाले कर दिया था। बताओ, क्या बिगाड़ा था एक छोटे से बच्चे ने तुम सभी का? ये आवाज भूरा की ही थी, लेकिन काफी खौफनाक थी। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर किसी की भी हालत खराब हो जाए। पांचाल ने कहा, बेकार की बात ना कर भूरा, उस बात को बीते सालों हो चुके हैं और इस दौरान तूने जितने लोगों की जान ली है ना, उस हिसाब से तो तेरा बदला पूरा हो जाना चाहिए। बदला? सुन पांचाल, अगर बदला की बात तू कर रहा है ना, तो मैं जब तक इस गांव का नामो निशान ना मिटा दूं, तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। भूरा अभी अपनी बात बोल ही रहा था कि तभी बीच में पांचाल ने फूलन की तरफ कुछ इशारा किया और फूलन ने अपने लोटे से थोड़ा सा पानी लेकर प्रज्ञा की नानी के शरीर पर फेंक दिया। भूरा चीख उठा और प्रज्ञा की नानी वापस प्रज्ञा को लेकर जमीन पर लौट आई। वो बेहोश थी, प्रज्ञा भी बेहोश थी। थोड़े समय बाद प्रज्ञा की नानी को होश आया और वो पहले की तरह ही हो गई, लेकिन प्रज्ञा की हालत पहले जैसी ही थी। पांचाल और फूलन इस मामले को जितना सुलझा हुआ समझ रहे थे, ये मामला उतना सीधा भी नहीं था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे करें तो क्या करें। पांचाल और फूलन एक बार फिर से घर के बाहर निकलते हैं और आपस में कुछ फुसफुसाते हैं। प्रज्ञा के नाना उन्हें दूर से ही देखते रहते हैं। जब काफी समय बीत जाता है तो वो फूलन से पूछते हैं, भैया क्या हुआ? प्रज्ञा बच तो जाएगी ना? सब ठीक तो हो जाएगा ना? पांचाल कहते हैं, हाँ भाई साहब, सब ठीक तो हो जाना चाहिए। हमने कुछ सोचा है। क्या क्या सोचा है? प्रज्ञा के नाना ने पूछा। फूलन ने कहा, अब हमारे पास भूरा से बात करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। हमें उसी से जानना होगा कि आखिर वो चाहता क्या है। प्रज्ञा के नाना ने हैरानी से पूछा, लेकिन भूरा से बात करेंगे कैसे? उसको बुलाना पड़ेगा। हम में से कोई उसे अपने शरीर पर बुलाएगा और उससे बात करनी होगी। पांचाल ने कहा, ठीक है, आपको जो ठीक लग रहा है करें, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लीजिए। पांचाल ने कहा, हमने तैयारी कर ली है। कल शाम हम एक पूजा करेंगे और उसके बाद भूरा की आत्मा को बुलाएंगे। तब उससे बात करके हम समझ पाएंगे कि आखिर बात क्या है, वो चाहता क्या है और कैसे गांव वालों को इससे निजात मिलेगी। प्रज्ञा के नाना ने गांव के एक डॉक्टर को बुलाया और प्रज्ञा की दवा करवाई। उसकी तबीयत में पहले से थोड़ा सुधार था, लेकिन भूरा की आत्मा अब भी उस पर हावी थी। रह रहकर उसकी तबीयत खराब हो रही थी। जैसे तैसे 24 घंटे का समय बीता और वो शाम आ गई जब भूरा की आत्मा का
आह्वान करना था। तंत्र मंत्र के लिए सारी तैयारियां कर ली गई थीं। सभी लोग पुराने घर में जमा हुए। पांचाल और फूलन आमने सामने बैठते हैं और बीच में आग जलाई जाती है। प्रज्ञा को भी इसी घर में लाकर एक खाट पर लिटा दिया जाता है। करीब 1 घंटे तक फूलन और पांचाल मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन वहां भूरा की आत्मा का कोई नामो निशान नहीं होता। वहीं प्रज्ञा भी सामान्य सी लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रही हो। शाम के करीब 8 बज रहे होंगे कि तभी एक आवाज आती है, जैसे किसी ने घर का दरवाजा खोला हो। सबका ध्यान घर के दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन पांचाल मंत्र पढ़ते रहते हैं। फूलन भी एक पल के लिए दरवाजे की तरफ देखते हैं, लेकिन वहां कोई हरकत नहीं होती है। घर के हर कोने में एक फुसफुसाहट की आवाज आने लगती है, जैसे 2 लोग आपस में बातें कर रहे हों। अब पांचाल भी मंत्र पढ़ते रहते हैं और फूलन को इशारों इशारों में ही शांत रहने को कहते हैं। घर के सभी लोग अपनी आंखों को बंद किए हुए बैठे थे। प्रज्ञा का शरीर एक बार फिर से सफेद पड़ने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर पर कोई रोशनी आ रही है। पांचाल फूलन की आंखों में देखकर एक इशारा करते हैं और मुट्ठी में ली हुई हवन की आहुति को आग में डाल देते हैं। आग की कुछ लपटें तेज उठती हैं और वहां चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल जाती है। जैसे जैसे आग की लपटें कम होती हैं, वहां अंधेरा छा जाता है। वहां जल रही आग अपने पुराने स्वरूप में आ जाती है और घर के आंगन में पहले की तरह रोशनी हो जाती है। सबकी नजर फूलन की तरफ जाती है, क्योंकि तैयारी के मुताबिक भूरा की आत्मा को फूलन अपने शरीर में बुलाने वाले थे। फूलन वहां चुपचाप शांत बैठे हुए थे। पांचाल भी अब मंत्र नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। पांचाल फूलन की ओर देखते हुए कहते हैं, क्यों भूरा, तुम ही हो? बताओ, क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर तुम इस गांव को छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? फूलन अब भी आंखें झुकाए वहीं बैठे हुए थे। चारों तरफ एक सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी एक खौफनाक हंसी की आवाज आती है। ये भूरा की हंसी नहीं थी, बल्कि इस बार ये कोई औरत थी। पांचाल दूसरी तरफ देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। प्रज्ञा की नानी घर के छज्जे पर जा बैठी थी। आंखें लाल, बाल खोले हुए बैठी थीं। पांचाल की तरफ देखते हुए वो कहती हैं, भूरा सो रहा है, क्या मुझसे तुम्हारा काम हो जाएगा? ये दूसरी बार था जब एक ही साथ आत्मा का असर 2-2 शरीरों पर एक साथ दिख रहा था। पांचाल को ऐसा पहले भी अंदेशा हुआ था कि ये काम एक आत्मा यानी कि भूरा के बस की बात नहीं है, लेकिन इससे पहले बात तो भूरा ही कर रहा था। तो पांचाल को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो पाया कि वहां एक साथ 2 आत्मा हो सकती हैं। इधर भूरा की नानी के शरीर में मौजूद आत्मा हंस ही रही थी कि फूलन बोल उठे, क्या हुआ पांचाल, मेरा इंतजार कर रहे थे? इस कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग।